सर चलिए, पिछला क्लास हम लोग देख रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, उसमें नेफ्रॉन और किडनी ये हम लोग समझ चुके थे, और उसमें कुछ पार्ट्स थे, उनके जो पोर्शंस थे वो हम लोग देखे थे। इसमें कहीं कोई डाउट था? पढ़े थे खुद से एनसीईआरटी बुक से? अब देखिए, मेन दो हिस्से रह गए हैं। एक है यूरिन फॉर्मेशन एंड इट्स मूवमेंट, और दूसरा है यूरिन फॉर्मेशन का रेगुलेशन। ये दो चीजें जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के है ना स्ट्रक्चरल पार्ट को देख चुके होते हैं, तो बचता है क्या? उसका फंक्शन और उसका रेगुलेशन। ठीक है, तो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड रेगुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय किडनी एंड रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। ये दो पार्ट हम लोग को देखना है। देखिए, किडनी का फंक्शन सिर्फ ये नहीं है कि एक्सक्रीटरी मैटर को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको बॉडी से एलिमिनेट करे। दूसरा इसका अहम रोल है ऑस्मो रेगुलेशन में, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं मेंटेन होगा तो बॉडी फ्लूइड जो है, यानी मेन बॉडी फ्लूइड हमारा क्या हो गया? ब्लड, है ना। तो ब्लड का वॉल्यूम एक्सेसिव हो जाएगा और टिश्यू में से, सेल्स में से फ्लूइड बाहर निकलेगा, यानी साइटोप्लाज्मिक डेफिशिएंसी, यानी साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में डेफिशिएंसी आने लगेगा, जिससे सेल्स डैमेज हो सकते हैं और पूरे बॉडी का फंक्शन डिसमेंटल हो सकता है। इसलिए ऑस्मोटिक रेगुलेशन यानी फ्लूइड बैलेंस बॉडी का मेंटेन करना, वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है बॉडी में से वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना। दरअसल इन दोनों को जो ये एलिमिनेट करता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को डिसबैलेंस करने वाले फैक्टर्स को एलिमिनेट करना और नाइट्रोजनस वेस्ट को, है ना, बॉडी से एलिमिनेट करना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, और यही है यूरिन फॉर्मेशन। दरअसल यही बात। ठीक है, अब यूरिन फॉर्मेशन के लिए ये जहां पे डिपेंड करता है वो इसका फंक्शनल यूनिट, यानी उसका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पर फिर अगर आए तो हम लोग देख चुके हैं इसके कितने हिस्से, मेनली 4 हिस्से। एक हो गया वहां पर जहां बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिसे हम लोग कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA। एक वो हिस्सा है। दूसरा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। डायग्राम बनाते समय आप देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली लूप ऑफ हेनले को काफी लंबा कर देते हैं, है ना। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस होता है क्या, लूप ऑफ हेनले उतना ज्यादा लंबा ह्यूमन किडनी में नहीं होता। रीजन क्या है? हमारे अंदर जितने नेफ्रॉन्स पाए जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल, यानी उसका बहुत थोड़ा ही सा हिस्सा मेडुला में एंटर करता है। रिमेनिंग पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। ठीक है, इसलिए इनका जो आप लूप ऑफ हेनले देखते हैं वो छोटा सा होता है, जो कि जैसा कहते हैं ना, गंगा जी में डुबकी लगा के निकल जाना, लाइक दैट। ये कॉर्टेक्स में ही रहने वाला है, मेडुला में डुबकी लगा के फिर वापस कॉर्टेक्स में चला जाए। इसलिए आपको इस ट्यूब्यूल के जो हिस्से मिलेंगे, पीसीटी, छोटा सा लूप ऑफ हेनले, एंड अगेन डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग डक्ट, और फिर लार्जर कलेक्टिंग डक्ट, इस तरीके से रख। ठीक है, नाउ यूरिन फॉर्मेशन के दौरान पहला रोल कौन प्ले करता है? पहला रोल प्ले करेगा बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब यहां पे इसके स्ट्रक्चरल पार्ट को देखें।
ये मान लेते हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल है, ठीक है, और इस तरफ वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल है, और यहां पे ये हिस्सा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इन चीजों में थोड़ा सा आप लोग को गौर करना पड़ेगा। वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल जो है ये बने हुए होते हैं एपिथेलियम के, एपिथेलियम मेक्स इट। और कौन सा एपिथेलियम? तो ये होता है स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम, इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और ब्लड वेसल, ये भी, इनके वॉल को हम लोग कहते हैं एंडोथेलियम, ठीक है। और एंडोथेलियम भी बने हुए होते हैं एपिथेलियम के, एंड दैट टू स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये भी बने हैं मेड बाय या मेड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। आप लोग को एनिमल टिश्यू पढ़ना था 9th में? थोड़ा बहुत तो था, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं था। तो उसे मिला होगा 4 तरह के एनिमल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो एपिथेलियम टिश्यू की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें आप देखिएगा, इसके मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को 9th लेवल पे जो पढ़ने के लिए मिला होगा एपिथेलियम, उसमें मिला होगा ये सिंगल लेयर में अरेंज सेल्स के लेयर होते हैं, ठीक है। अब कहीं पे वो फ्लैट होंगे, कहीं पे वो फैले हुए होंगे जस्ट लाइक क्यूब्स, कहीं पे वो लंबे होते हैं कॉलम जैसे, है ना, कहीं पे कॉलम जैसे होंगे और उनके सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होगा, या कहीं पे आपको लगेंगे अनइवन साइज के सेल्स हैं एक ही लेयर पे, एक बड़ा तो एक छोटा आ गया, फिर कई लंबे सेल्स आए बीच में एक छोटा हो गया, उसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को एपिथेलियम सेल्स, एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन एक कॉमन पार्ट है, आप 9th में भी पढ़ेंगे या 11th में, ऐसे तो टिश्यू हटाया है फिर भी इसका जरूरत पड़ेगा, उसमें आपको मिलेगा क्या, एपिथेलियम टिश्यू कहीं पे भी होगा, जो सिंपल एपिथेलियम है यानी जो सिंगल लेयर वाले, उनको सपोर्ट करने के लिए एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मतलब नीचे का हिस्सा, है ना, और वो इन सेल्स को अपने साथ टिका के रखने में मदद करता है, काम भी है। रीजन क्या है, एपिथेलियम टिश्यू जो सिंपल टाइप होता है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता। तो आप सोचिएगा कि blood is the main way, gateway through which nutrients are coming, oxygen is coming from it, और यही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाने वाला है, रिटर्न होने वाला है, और इसी का सप्लाई नहीं है तो फिर ये सेल्स जिंदा कैसे रहेंगे? तो उसके लिए वो डिफ्यूजन का सहारा लेता है, और जिनके ऊपर वो टिके हुए हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई रहता है, तो जैसे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई है वहां वो न्यूट्रिएंट डिस्चार्ज कर ही रहा होगा, उस जगह से न्यूट्रिएंट बेसमेंट मेम्ब्रेन के मदद से डिफ्यूजन होके, डिफ्यूज करके एपिथेलियम सेल्स तक पहुंच जाता है। इस तरीके से वो अपना भोजन पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध करता है। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज इमेंस रोल टू प्ले, और भी बहुत सारे रोल्स हैं इसके, ये उनमें से अहम है, ठीक है। उसी तरह से यहां देखिए, एक तरफ ब्लड वेसल, एक तरफ बोमेन्स कैप्सूल, बीच में इंटरफेस के रूप में बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक चीज और, ये जो बोमेन कैप्सूल के सेल्स हैं, बुक में मिला होगा, बोमेन्स कैप्सूल के सेल्स हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं पोडोसाइट्स, और ये पोडोसाइट प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। अब पोडोसाइट का आकार कैसा होगा, एकदम फ्लैट सरफेस, जैसे मान लीजिए आप इस दीवार पे, इस जमीन पे आप टाइल्स लगवाना चाहते हैं, तो टाइल्स कैसा होगा, बहुत ही पतला, या दीवार पे टाइल्स लगवाना चाहते हैं
बहुत ही पतले होते हैं लेकिन फैले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। उनके बीच में थोड़ा गैप रह जाता है, फिर उस गैप को सीमेंट से हम फिल करते हैं, तब वो यूनिफॉर्म होता है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो पोडोसाइट्स हैं टाइल लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ही टाइल कर दिया गया, पहला चीज दिमाग में क्या आएगा, अच्छा चौड़ाई होगा, मोटाई न के बराबर, यानी फ्लैट सेल्स है ऑलमोस्ट, जो कि स्क्वामस एपिथेलियम की निशानी है। द सेल्स ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम आर फ्लैट इन नेचर, एकदम सपाट होते हैं, बहुत फैले हुए नहीं होते, राइट, मोटाई कम होती है। तो इसीलिए इसको लाइन जो करेगा, इस पर जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे फ्लैट सेल्स, यहीं पे डाल दें, मेड ऑफ फ्लैट सेल्स, और इन्हें कहते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। अब आप जानते हैं ग्लोमेरुलस में आने के बाद क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। रीजन साफ है, इसमें जो ब्लड आ रहा है और आगे बढ़ने का रास्ता है वो संकड़ा होता जाता है। इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन इट्स बोर साइज। नेचुरली क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता है तो इसका वॉल क्या होगा, फैलेगा, स्ट्रेचेबल है ना। एपिथेलियम सेल्स है, सिंगल लेयर के हैं, बेसमेंट में उनका सपोर्ट है, नेचुरली फैलेगा। फैलेगा तो क्या होगा, प्लाज्मा के मैक्सिमम मटेरियल लेस द प्रोटीन्स, प्रोटीन बड़े साइज के, उनको छोड़ के मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आ जाते हैं कहां, इनमें से इनको ट्रेवल करके यहां बोमेन्स कैप्सूल में, और बोमेन्स कैप्सूल एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह पे आ जाएगा, राइट। तो किसके थ्रू ट्रेवल किया, कौन उनको एलिमिनेट किया, सेल्स को, ब्लड के सेल्स को और बड़े प्रोटीन्स को, या प्रोटीन्स को जो प्लाज्मा में है, पहले लेवल पे उन्हें एलिमिनेट किया एंडोथेलियम का वॉल। उनसे जो बच के निकले, दूसरा एलिमिनेट किया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फाइनली जो एलिमिनेट कर रहा है, जो आने नहीं दे रहा है, वो है पोडोसाइट। यहां पे पोडोसाइट्स है ना, इस लेयर को बनाने वाला पोडोसाइट है, बोमेन्स कैप्सूल के वॉल को। पोडोसाइट के बीच में जो गैप है, दैट इज सो डिजाइंड दैट इट विल अलाउ ओनली माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड द फ्लूइड पार्ट, यानी वाटर ऑफ द प्लाज्मा। Got it? So this is how the first stage of filtration is done. This is about filtration done by the nephron. डायग्राम यहां तक आइए, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेक इट फास्ट। ये कंस्ट्रक्शन है, एक तरफ है हमारे ब्लड वेसल्स ग्लोमेरुलस के, और दूसरे तरफ है बोमेन्स कैप्सूल का इनर स्पेस, बीच में है इंटरफेस के रूप में बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीन हिस्से हैं, बहुत सिंप्लीफाइड वे में है। हो गया।
अब देखिए, फिल्ट्रेशन, layers of filter, from glomerulus to Bowman's capsule. इसमें होगा एपिथेलियम, यानी ये एंडोथेलियम है, epithelium of the glomerulus, नेक्स्ट आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और नेक्स्ट आएगा पोडोसाइट्स, द सेल्स ऑफ Bowman's कैप्सूल। फिल्टर के लेयर है ना, filtered material in Bowman's capsule, ये होंगे प्लाज्मा एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, proteins and others are not allowed to come in। इस तरीके से इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब जितने मटेरियल है वो बोमेस कैप्सूल में आ गए। अब इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा, तो सेकेंड स्टेज ऑफ किडनी फंक्शन या सेकेंड स्टेज ऑफ, है ना, यूरिन फॉर्मेशन इज रीएब्जॉर्प्शन। जो चला गया बाहर, उनमें से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को वापस लाना, तो नेक्स्ट स्टेज होगा रीएब्जॉर्प्शन। ये फिल्ट्रेशन फर्स्ट हो गया, नाउ रीएब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन होगा एट द लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी। पहला स्टेज फिल्ट्रेशन, अब रीएब्जॉर्प्शन, और ये करेगा प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब रीएब्जॉर्प्शन होगा किनका? जो यूजफुल मटेरियल्स है। तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए दो टेक्निक है, या तो डिफ्यूजन के थ्रू आ जाए, और अगर डिफ्यूजन के थ्रू नहीं आ पाया तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो ही रास्ता बचता है, ठीक है। तो इसमें जो मेथड्स यूज होते हैं वो है डिफ्यूजन
और ये क्या है? पैसिव प्रोसेस। डोंट इन्वेस्ट एटीपी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर में ब्रेकडाउन, किसी मटेरियल का वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ये एटीपी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी रिलीज होने वाला था, इसका जरूरत नहीं पड़ा, इसीलिए इसे पैसिव प्रोसेस कहते हैं। सेकेंड पार्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इन्वेस्ट्स एनर्जी बाय एटीपी हाइड्रोलिसिस। इन दो मेथड्स के मदद से यूजफुल मटेरियल्स कम बैक करते हैं इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस हुआ कॉर्टेक्स का एरिया, यानी जो पीसीटी है, पीसीटी जिन्हें एब्जॉर्ब करेगा उन्हें लेकर कहीं तो डालेगा, कहीं पे रखेगा, वो जगह है कॉर्टेक्स का। यानी इन टिब्यूल में से बाहर निकल आए, नेफ्रॉन में से बाहर निकल आए, नेफ्रॉन में से बाहर निकल के आएगा कहां पे? कॉर्टेक्स में, जहां पे ये प्रेजेंट है। पीसीटी कहां प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में, इसलिए वो आएगा कहां? कॉर्टेक्स में। और उसके बाद वहां से किधर जाएगा? बगल से ब्लड वेसल घूम रहा है, वहां चला जाएगा। इस तरीके से रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो मेथड क्या यूज होगा? डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड रीएब्सॉर्बेबल मटेरियल्स। किनका रीएब्सॉर्प्शन होगा? इनमें है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, some potassium, sodium, chloride ion, etc. ठीक है? तो रीएब्सॉर्प्शन है इनको वापस बुलाने का तरीका, क्योंकि इनको जब बाहर भेजा जा रहा था तब कोई वहां पे चेक पॉइंट नहीं था कि भाई इतना ही बाहर जाओगे बाकी रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं था, जो था सबको जाने दे। अब वापस बुलाना है क्योंकि ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इसलिए क्या होगा? इनका जो एब्जॉर्प्शन किया जाएगा उसके लिए जो प्रोसेस अप्लाई होंगे वो तो हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन करते करते अंदर बुलाते बुलाते एक्सेसिव हो जाएगा कई बार। तो वैसे स्थिति में क्या होगा? फिर से इन्हें बाहर भेजा जाएगा, और अब की बार रेगुलेटेड वे में। ये एक्सेस हो गया, अब इन्हें बाहर भेजना है, तो अब की बार जो मेथड यूज होगा दैट विल बी सिक्रीशन। और ये सिक्रीशन भी एट द लेवल ऑफ पीसीटी ही होगा। यानी आप समझिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यूरिन फॉर्मेशन में कौन रोल प्ले कर रहा है? फाइनली पीसीटी, क्योंकि ये मटेरियल्स को वापस लेकर आ रहा है, राइट? तो फिल्ट्रेशन का साइट है आपका बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का साइट है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। और इनसे आगे बढ़ने के बाद जो भी बचेगा दैट विल बी द यूरिन। गॉट इट? नीचे साफ कर दें, ये हो गया।
सिक्रीशन, ये भी होगा एट द लेवल ऑफ पीसीटी। ठीक है, अब सिक्रीशन किन मटेरियल्स का होगा? सम पोटेशियम आयंस, H plus ions, sometimes bicarbonate ions अगर ज्यादा हो गए। Rest material in the PCT is now urine passes on towards loop of Henle. Here onwards, regulation of urine volume takes place. यानी लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, यहां पर आने के बाद यूरिन के वॉल्यूम को रेगुलेट किया जाता है। यूरिन फॉर्मेशन का पार्ट इज ओवर। व्हाट मेक्स यू लाफ? पॉज कीजिए तो वीडियो, पहले वीडियो पॉज कीजिए।